हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है यूनिट 31 और यहाँ से हमारा कॉस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट होने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट का, जैसा कि नाम है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, इनके डिफरेंसेस जो हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो आपको डिटेल्ड इनपुट यहाँ पर नहीं मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, है ना। तो अब यहाँ पर हमने प्रॉपर नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमें क्या डिसीजंस लेने हैं वो हम पूरी की पूरी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे यहाँ पर प्राइसिंग हो गई, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा में हमें हेल्प होगी। अगर बात की जाए कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट क्या है यहाँ पर, अगर एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट होती है कि भाई सामान कितने का है, सर्विस कितने की मिल रही है। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट होती है कि कितने में सामान को बनाया गया है। और कॉस्टिंग यहाँ पर ये देखती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पर आपकी क्या रहेंगी। तो हम इसमें मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा को लेकर चलते हैं। अगर बात की जाए कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी होती क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म है कि एक ही यहाँ पर कॉस्ट है आपकी, ठीक है, तो क्या होगा, 1000 यूनिट्स हैं और 10,000 रुपए की आई, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक यूनिट यहाँ पर 1,000 रुपए की है। तो सिंपल है, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, तो एक यूनिट का कॉस्ट पता चलेगा। मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म है तो अलग अलग एलोकेशन किया जाएगा, जैसे फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि भाई क्या यहाँ पर कॉस्ट रहेगी। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तो एक बार में आएगा, वो ये थोड़ी बता रहे हैं कि इस मशीनरी ने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इसने इतनी की। तो यहाँ पर इनको हमें अलग तरह से मैनेज करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, अलोकेट और कम्युनिकेट करते हैं कॉस्ट की इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे कॉस्ट को, फिर रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको अलोकेट करेंगे एंड देन कम्युनिकेट करेंगे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को। इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो थी वो हमारे लिए इनफ रहती थी, सफिशिएंट रहती थी। फिर यहाँ पर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें कि हमें ये देखना था कि किस तरीके से कॉस्टिंग जो है वो अराइज हुई है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, बस नंबर्स में बात हो जाती थी, एक मुंशी होते थे या फिर अकाउंटेंट होते थे जो कि पूरा का पूरा डेटा निकाल कर दे देते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में अब कॉस्टिंग की जरूरत हमें पड़ने लग गई, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मशीनरीज बनने लग गई। सबसे पहले तो जो वॉर्स के लिए यहाँ पर हम देखते थे शिप्स वगैरह बनने लग गए थे, चीजें होने लग गई थी। तो अब हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी कॉस्टिंग, और वॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग जो थी वो भी हमें पता चलती थी कि भाई कितनी कॉस्ट है और कितनी प्रॉफिट मार्जिन हमें लेकर चलनी है। अब आती है बात, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चल रहा है, किस प्रोसेस में कितना कॉस्ट चल रहा है। फिर एनालाइज करेंगे कि ज्यादा तो नहीं लग रहा, क्या वेस्टेज हो रहे हैं, और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी क्लासिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंगली। इसके बाद आती है बात कि हमें देखना है कॉस्ट हर एक यूनिट की या फिर प्रोसेस या डिपार्टमेंट की कितनी है। फिर एक्चुअल कॉस्ट के साथ में हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगी मैं, उसमें बताऊंगी कि बेंचमार्क डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि इस काम में तो 500 रुपीज लगने चाहिए और लगे 600, फिर देखेंगे कि भाई ये जो 100 रुपीज का हमारा वेरिएशन आया है, डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है, ताकि हम वेस्टेज को अवॉइड करें। इसके बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हमें हेल्प किसमें चाहिए, प्राइसिंग डिसीजंस में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, अब आप बोलोगे सेलिंग प्राइस देख लेंगे मार्केट में बाकी लोगों का क्या चल रहा है। हाँ, बाकी लोगों का मार्केट प्राइस आप देख तो लोगे, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको कैसे पता चलती है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ी।
अब दूसरे क्या प्राइसेस रख रहे हैं, उसकी वजह से सेलिंग प्राइस पर हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं है। हम किस पर कंट्रोल रख सकते हैं, हमारी जो खुद की कॉस्ट इनकर हो रही है। इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन में हमें हेल्प होती है। प्रोडक्ट का क्या मिक्स होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स हमें कितने बेचने चाहिए, वो हम डिसाइड कर पाते हैं। वेस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जांपल देकर मैंने बताया। इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं कि भाई कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोलिंग की जाती है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस देख लिया जाता है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसे मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखी जाती है, रिसेशन अगर आ रहा है या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें भी हमें जो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हेल्प करेगा। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इसे याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये एक बेसिक चीज बन जाएगी। जैसे एबीसी आपके लिए नॉर्मल हो जाता है ना जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो वैसे ही यहाँ पर ये तीन चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो सबसे पहले आती है मटेरियल। मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ये पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। इनडायरेक्ट में कंज्यूमेबल्स होते हैं, जैसे ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, वेडिंग इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास में रॉ मटेरियल आपको खरीदना है। क्यों खरीदना है, इसी की तो प्रोसेसिंग होगी तभी तो फिनिश्ड गुड बनाओगे। तो इसीलिए ये एक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए जरूरी है और ये आपका डायरेक्ट हो गया। अगर बात की जाए इनडायरेक्ट में, तो हमें अब मशीन में ल्यूब्रिकेंट्स लगाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर मशीन ठीक से चले। तो ये आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसे आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट आते हैं लेबर पर। लेबर अगेन यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रही है, सामान लेकर आना, सारी चीजें करना, उसमें जो लेबर इन्वॉल्व है उनको हमें वेजेस देने हैं। तो वेजेस यहाँ पर प्रोडक्शन वर्कर्स के आएंगे। फिर आते हैं सपोर्ट वर्कर्स, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पियोन्स हो गए, है ना। हमारे पास में स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, सिक्योरिटी के लिए हमने सिक्योरिटी सर्विस गार्ड्स लगाए हुए हैं। तो ये सभी लोग हमारे पास क्या है, सपोर्ट वर्कर्स की तरह काम करेंगे, इनडायरेक्ट वर्कर्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, डायरेक्ट आएंगे, जो कि आपकी कॉस्ट यूनिट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मतलब मान लो हमने एक कार मॉडल अलग से स्पेशली डिजाइन कराया तो हमें कुछ अलग खर्चे जाएगा इसमें। और इनडायरेक्ट में क्या है, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे रेंट आपको पे करना है, लाइटिंग, इंश्योरेंस, इन सब का खर्चा हो गया। तो ये हमारे आ जाता है। तो तीन क्या क्या है याद कर लिया अब आपने, मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होते हैं। इनके भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट होते हैं। अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन तरह का हो गया, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन के साथ बदल नहीं रही। आपने एक जगह का रेंट लिया, अब यहाँ प्रोडक्शन आप ज्यादा करो या प्रोडक्शन आप कम करो, क्या आपके यहाँ पर रेंट बढ़ेगा या कम होगा, नहीं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, जो आपके प्रोडक्शन के साथ बढ़ रही या कम हो रही है। रॉ मटेरियल खरीदने गए, कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे, जितना प्रोडक्ट चाहिए। अब मान लो 100 यूनिट्स चाहिए तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल होगा, 50 यूनिट्स बनानी है तो 50 के हिसाब से होगा। तो ये आपका प्रोडक्शन के साथ में चेंज हो रहा है। सेमी वेरिएबल होता है जो पार्शियली तो फिक्स्ड है, ठीक है, इनिशियली तो चलो जितनी कॉस्ट है उतनी चल रही है, फिर बाद में वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मान लो प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, पहले 50 यूनिट्स बन रही थी, अब 60 बनने लग गई। तो हमारे पास जो लोग काम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, उनका कोई खास काम नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पर चल जाएगा, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर 50 से सीधे 100 यूनिट्स पर आप आ गए, हो सकता है कि अब आपको न्यू हायरिंग करनी पड़े। तो ये होते हैं सेमी वेरिएबल, जो पार्शियली फिक्स्ड होते हैं और पार्शियली वेरिएबल होते हैं। ओके, चलो अब आ जाते हैं न्यू पॉइंट पर। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो पार्ट पूरा समझाया है ना, लेबर, मटेरियल और साथ में आपके एक्सपेंसेस, ये अलोंग विद दैट यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, ये आपका बेस बनाएंगे। तो बस इनको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर की, कॉस्ट सेंटर क्या है कि हम किस तरीके से कॉस्ट अलोकेट करें यहाँ पर, ठीक है। तो एक लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी या इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है जिसकी कॉस्ट हमें आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग यहाँ पर हो रही है, तो मैंने पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक साथ कॉस्ट डिफाइन कर ली। तो एक कार फैक्ट्री है, अब यहाँ पर ब्रेक यूनिट्स बनाई इन्होंने, तो ये एक कॉस्ट सेंटर हो गया।
चेसिस यूनिट्स बनी आपकी, अनदर हो गया। बैंक है, बैंक में कैश डिपार्टमेंट एक कॉस्ट यूनिट हो गई, लोन डिपार्टमेंट अनदर कॉस्ट यूनिट हो गई, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और मिक्स्ड तीन हो सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो प्रोडक्शन हो रहा है। अनप्रोडक्टिव है कि भाई कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये अनप्रोडक्टिव वैसे नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रही। मिक्स्ड है कि भाई समटाइम्स प्रोडक्टिव होंगी और समटाइम्स सपोर्ट का भी काम कर रही हैं। तो तीन तरह की हमारे पास कॉस्ट यूनिट्स बन जाती हैं। अब कॉस्ट यूनिट्स में अगर हम बात करें तो वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच कॉस्ट हमने असरटेन की है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर की भाई हमें कॉस्ट कैसे अलोकेट करनी है। कॉस्ट यूनिट, जैसे हम लोग मान लो कि कहीं घूमने गए, तो मैंने बोला कि 1 किलोमीटर पर हमारा 1 लीटर यहाँ पर ऑयल जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में हम पर किलोमीटर जाते हैं, शुगर फैक्ट्री में हम पर टन पर केजी देखते हैं कि कितना लगा, यहाँ पर ऑयल फैक्ट्री में पर बैरल चले जाते हैं, मशीन शॉप पर मशीन आवर चले जाएंगे, ओके। तो ये सब हमारी कॉस्ट यूनिट्स है। जैसे बचपन में एसआई यूनिट्स पढ़ते थे ना हम लोग फिजिक्स में, वैसे ही यहाँ पर इनको लगाया जाता है। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पर अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स लेकर चलती हैं कि किस तरीके की नेचर है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की। तो जैसे कि जॉब कॉस्टिंग हो गई, बैच कॉस्टिंग हो गई, ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, वो कॉस्ट यहाँ पर सर्टेन की जा रही है फॉर अ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर। जैसे कि जॉब कॉस्टिंग में मान लो आपके पास में एक पूरा का पूरा शिप आया, ठीक है, बनने के लिए। जॉब कॉस्टिंग समझाती हूँ बहुत अच्छे से आपको। मान लो आपके पास एक शिप बनने के लिए आया। अब शिप के यहाँ पर डिजाइनिंग जो की जाएगी वो हमने कस्टमाइज करवानी है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कि हमें किस पर्पज से ये शिप चाहिए। या फिर मान लो हमने यहाँ पर कोई गिफ्ट देना है किसी को, अब ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है, तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी जैसी थॉट्स हैं अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा गिफ्ट बनवाया। तो यहाँ पर जो सामान लगा या जो शिप मैन्युफैक्चरिंग में सामान लगा है, ठीक है, क्या वो सेम टू सेम सामान दूसरा जो ऑर्डर आएगा उसमें लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर हमारी कस्टमाइज्ड है, स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो ये होती है जॉब कॉस्टिंग, जहां पर हमारे पास में जब कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कॉस्ट अलोकेट की। तो स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉस्ट को असरटेन किया गया। नेक्स्ट आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के लिए मानकर चलो आपको कुकीज खानी है। अब कुकीज जब आपको खानी थी, आपने एक बैच बनाया 50 कुकीज का, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर आपके पास में 2-3 ऑर्डर्स आए। एक ऑर्डर आया कि आपको स्क्वायर कुकीज बनानी है, एक आया कि नहीं मुझे तो हार्ट शेप कुकीज बनानी है, एक आया हमें सर्कल शेप्ड चाहिए, ठीक है। तो हर एक बैच को अलग अलग बनाओगे और जो मटेरियल लगेगा माइट भी इनके साइजेस भी डिफर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ठीक है, एक बैच में मान लो हार्ट शेप कुकीज आपकी 100 बनी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी। फॉर एन एग्जाम्पल 200 रुपीज की कॉस्ट लगी और 100 मेरी यहाँ पर कुकीज बनी, तो हर एक कुकी 2 रुपीज की बनी। इस तरीके से हम इसका बैच के हिसाब से प्राइस निकाल रहे हैं। तो एक बैच बनाया आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का, एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, जो कि यहाँ पर एक जॉब की तरह होगा। और कॉस्ट पर यूनिट क्या है, टोटल बैच की कॉस्ट कितनी थी और यहाँ पर आपकी टोटल यूनिट्स कितनी थी। नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हर एक ऑपरेशन के लिए हमने अपना अलग अलग कॉस्ट डिटरमिन की। जैसे कि यहाँ पर मान लो आपको कार बनानी है, या फिर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टील टैंक बनाना है, तो उसमें हमने कटिंग को एक अलग कॉस्ट दी, इस प्रोसेस को कटिंग के, वेल्डिंग के प्रोसेस को एक अलग कॉस्ट अलोकेट की और फिर बाद में इनको ऐड कर देंगे। तो हर एक ऑपरेशन जो हो रहा है उनको हमने अलग अलग कॉस्ट अलोकेट की। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, इसको हम बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि जो इनपुट है यहाँ पर, सॉरी जो आउटपुट है यहाँ पर एक प्रोसेस का, वो इनपुट बन जाएगा दूसरे प्रोसेस के लिए, और दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो इनपुट बन जाएगा तीसरे प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी काम करती है। तो कॉस्टिंग यहाँ पर अक्यूमुलेट होती रहती है हर एक स्टेज या प्रोसेस में प्रोडक्शन के। जैसे ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल, टेक्सटाइल, पेपर, सोप इंडस्ट्रीज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपके पास कॉटन था, कॉटन को प्रोसेस करने के बाद फैब्रिक बना, फैब्रिक यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस, इस प्रोसेस में आउटपुट आ गया।
फैब्रिक को हमने डाइंग की, ठीक है, और डाइंग कर कर यहाँ पर एक हमारे पास मान लो कि डाइड फैब्रिक आ गया, फिर हमने इसकी टी शर्ट्स बनाई। तो हर एक स्टेज पर हम क्या देख रहे हैं, इनपुट ऑफ वन प्रोसेस इज आउटपुट ऑफ अनदर, ठीक है। यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है आइडेंटिकल यूनिट्स का, क्या होगा, मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। आगे समझ में कि यहाँ पर मान लो आपने ब्रिक्स बनाई, अब जब आप ब्रिक्स बनाने जा रहे हो तो एक बार में हो सकता है आपने 1000 ब्रिक्स बनाई, फिर हम देखेंगे 1000 ब्रिक्स बनाने में मान लो यहाँ पर 5000 रुपीज लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक ब्रिक बनाने में हमें 5 रुपए की कॉस्ट लगी है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सिंगल आउटपुट या फिर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। समझ में आ गई, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पांचों पहले जॉब कॉस्टिंग क्या थी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर लिया, उस एक स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट बना, तो हर एक ऑर्डर को हमने एक अलग कॉस्ट एलोकेट की। बैच में हमने एक बैच में आइडेंटिकल यूनिट्स बनाई और हर एक बैच के हिसाब से एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ली। ऑपरेशन कॉस्टिंग में एक पूरे प्रोसेस में अलग अलग ऑपरेशंस को अलग अलग कॉस्ट यहाँ पर हमने लगाई। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, तो टोटल कॉस्ट हमारी एक्यूमुलेट होती चली जाती है, इकट्ठी होती चली जाती है। यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में हम एक साथ बहुत सारी आइडेंटिकल यूनिट्स बना रहे हैं और फिर देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी। नेक्स्ट आता है सर्विस कॉस्टिंग। ये बिल्कुल हमारी जो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग थी उसके जैसा ही है, बस यहाँ पर हम सर्विसेज के लिए पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अब मैंने आपको पढ़ाया, अब इस पूरी क्लास को लेने के लिए नोट्स बनाना, क्वेश्चन बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में मान लो यहाँ पर 1000 रुपीज लग गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगी कि टोटल कॉस्ट यहाँ पर मेरी कितनी लगी और मैंने कितने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की। तो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर डिपेंड करेगी ऑन सर्विस यूनिट। जैसे हॉस्पिटल में पर बेड डे होता है, इलेक्ट्रिसिटी में पर किलोवाट आवर होता है, ठीक है। मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जब हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड्स को कंबाइन करते हैं। अब एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में एक इंजन लगेगा, सीट्स वगैरह अलग से लगेंगी, उसकी इंटीरियर अलग से डिजाइन की जाएगी, जो वहां पर आपको खाने वगैरह की चीजें मिल जाती हैं, है ना, तो कैंटीन वगैरह के चार्जेस आपके अलग से लग जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे, इन सारी चीजों को लगाने के बाद में हमारे जो कॉस्ट है, ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था, अलग अलग हमने इनके यहाँ पर कॉस्ट निकाली और उसको ऐड कर दिया। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट यहाँ पर सर्टेन करते हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग अलग कॉस्ट अलोकेट कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निक्स क्या है कॉस्टिंग की। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोचेस होती हैं जिसमें हम डिटरमिन करेंगे और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो हिस्टोरिकल या फिर कन्वेंशनल कॉस्टिंग देखी जाती है। कॉस्ट यहाँ पर डिटरमिन हो रही है जब हमारी ये इनकर हो जाएंगी, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन डेटाबेस मेंटेन करने और कंपैरिजन के लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है कि पहले हमने देखा कि अच्छा पिछले साल ये वाली कॉस्ट लग गई थी, इतनी कॉस्ट लगी थी, उससे पिछले साल इतनी कॉस्ट लगी थी, तो अभी यहाँ पर हम देख लेंगे कि अच्छा इस बार इतनी कॉस्ट लगेगी। तो एक प्रोजेक्शन, एक प्रेडिक्शन हम कर पाते हैं। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि हमने यहाँ पर बेंचमार्क डिसाइड कर लिया। तो प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है जिनको हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट के साथ में कंपेयर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कंसिडर होती है केवल। तो यहाँ पर हम देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक अलग से चैप्टर आएगा, वैसे मैं बता देती हूँ, हमने अभी फिक्स्ड कॉस्ट देखी थी और वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलती है, जिसमें वो ये देखती है कि अच्छा एक प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पर कितनी कॉस्ट लग रही है वेरिएबल वाली। तो यहाँ पर अगर एक यूनिट, मान लो यूजुअली हम 100 यूनिट्स बना रहे थे तो इतना पैसा लग रहा था, लेकिन अगर हम 101 यूनिट्स बनाने लगेंगे तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हमारी कॉस्ट में या डिक्रीमेंट होगा। तो इससे हम प्रॉफिट्स देख लेते हैं कि भाई वॉल्यूम में अगर कोई चेंजेस आए तो कितना यहाँ पर हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स में हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारी कंपनीज की कंपैरेबिलिटी के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट हमने अलोकेट कर दी लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने यहाँ पर एक खर्चे की तरह दिखा दिया। ठीक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर चलेगा और देखेगा टोटल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में क्या लगी है। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई टोटली हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो कॉस्ट ड्राइवर्स हो गई। तो हर एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो टोटल कॉस्ट हमारी लगी है, इसे बोलेंगे ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे मॉड्यूल ए में। सिमिलरली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इनको इशू कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ताकि यूनिफॉर्मिटी ला पाए कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो क्या फायदा है इसका, गाइडलाइंस मिल जाएंगी हमें कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रैक्टिसेस हमारी क्या होनी चाहिए। कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपरेशन हमारी हम बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं यूनिफॉर्म वे में। हमें कैसे रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन कर चलने हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है अलग अलग स्टैट्यूट्स के अंदर। यहाँ पर कंप्लायंस हम कर पाते हैं स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस के या ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट हमारी बेहतर हो जाती है इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसे बनाता कौन है, यहाँ पर इशू कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन कर रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग को कौन करे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो अभी तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में मैंने आपको जॉब कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये सारी पार्ट तो पढ़ा दी है ना। अब यहाँ पर एक सेकेंड, आई थिंक ओके यहाँ पर ना थोड़ा सा रिपीटिशन हो गया है। चलो अब आ जाते हैं मीनिंग एंड इवोल्यूशन के बारे में, कि आपके पास में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अब मुझे अलग से एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल गई, दूसरा मुझे कॉस्टिंग मिल गई। अब मैनेजमेंट का काम है डिसीजंस लेकर डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करना। तो ये ना इन्हीं रिपोर्ट्स को यूज कर अपनी तरह से मॉडिफाई कर डिसीजंस लेते हैं। तो बिजनेस डिसीजंस जैसे सेल्स का, परचेजेस का, प्रोडक्शन का, आउटसोर्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, एसेट मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सब के लिए हमें मेजरेबल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, एनालाइज करेगी और रिपोर्ट करेगी सभी इंफॉर्मेशन हमारी मॉनेटरी टर्म्स में, ताकि हम इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाए। तो रॉबर्ट एंथनी यहाँ पर बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसके साथ में कंसर्न्ड है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जो कि हमारे मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। सोर्सेस ऑफ डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैट्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये हमारे डेटा के सोर्स बन जाते हैं। इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसके साथ में इसका ओरिजिन हुआ। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। कैपिटल मार्केट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं आ रहे हैं। क्रेडिटर्स के नंबर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्रेडिटर्स के तरीके यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के चेंज होते जा रहे हैं। टैक्सेशन, रेगुलेशन, ठीक है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी जरूरत हो गई है। अब अगर हम बात करें इसके आगे तो ये आपका इवॉल्व हो रहा है विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो भी हमारी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। एंड सेम गोज फॉर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो देखो सबसे पहले तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी होती है, ठीक है, कि भाई आगे चलकर हमें किस तरह से काम करना है। क्वार्टरली, यहाँ पर मंथली भी इवन होती है, वीकली भी होती है बहुत बार। तो फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी होती है हमारी एक्टिविटीज की, कि सब चीजें जैसे हमने यहाँ पर प्लान की हैं, ऑल्सो जितने फंड्स हमें मिले अकॉर्डिंगली जा रहा है या नहीं जा रहा, तो क्या गड़बड़ आ रही है उसे सही करेंगे। डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उनका ऑप्टिमाइज वे में यहाँ पर यूज करना है। कोई भी शेयर होल्डर्स और हमारे जो आउटसाइडर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डिस्क्लोजर्स देने हैं। डिस्क्लोजर्स हमारे एम्प्लॉयज के लिए, और हमें जो एसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको भी सेफगार्ड करना होता है।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? तो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज करेगा। अब क्या करते हैं ये, यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो सभी को डेवलप किया जाता है ताकि मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पर ना इनको ग्रैन्युलर डेटा चाहिए, छोटा छोटा डेटा चाहिए, तो वो सारी चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं। कंपाइल करते हैं डेटा को, इसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई डेटा की यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाह रहा है ताकि बेटर प्लानिंग कर पाए। फिर हमारे जो मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं वो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बताने होते हैं। फिर इसके बाद में फीडबैक रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं कि क्या डिविएशंस आए, क्यों आए, क्या करेक्टिव एक्शंस लिए गए, किस तरह उन्होंने वर्क किया। परफॉर्मेंस देखी जाती है, भाई मैनेजमेंट की यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी है, तो इन्वेस्टर्स और इंटरनल अप्रेजल में ये हेल्प होगा। हमने देखा था जब बैंक्स यहाँ पर टर्म लोन दे रहे थे तो वो भी देखते थे कि भाई मैनेजमेंट कौन यहाँ पर देख रहा है, किसके अंडर आ रहेगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आती है टूल्स और टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। इनको एडवांस में फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो डिसाइड कर रखनी होती है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स मुझे अचीव करने हैं इसके लिए यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन प्लानिंग देखी जाएगी, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो देखा जाएगा, इक्विटी और डेट का जो मिक्स हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में वो देखते हैं ये, प्राइसिंग क्या रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कॉस्ट का, आउटसोर्स कैसे करने हैं यहाँ पर या नहीं करना है आउटसोर्सिंग। फिर डिसीजन मेकिंग टूल्स में कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे पास आएगी, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस हम करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखेंगे, कैपिटल बजटिंग करेंगे, बजटरी कंट्रोल कि भाई हमें कोई प्रोजेक्ट के साथ जाना भी है या नहीं जाना, तो उसमें ये हमें हेल्प करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं तो हम ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, ये सब टेक्निक्स यूज कर ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी यहाँ पर रिसोर्सेस की जरूरत होगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हमें क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, कैसे अचीव करना है। स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स, तो लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वालिटी कंट्रोल, चार्ट्स बनाए जाते हैं, सेल्स के, अर्निंग्स कितनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मार्केट शेयर। रिपोर्टिंग मेथड्स, तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स के जो हमारे मैनेजमेंट हैं इनकी अलग अलग स्टाइल्स की रिपोर्ट्स होती हैं। अब रिपोर्ट्स को हमें अकॉर्डिंगली टेलर करना होता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है कि भाई हम अगर यहाँ पर मार्केटिंग में हैं तो हम देखेंगे कि कितनी लीड्स हमारी यहाँ पर आई थी और सेल्स कितनी हुई, है ना। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या क्या हमारे पास कॉस्ट की जरूरत होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट देखता है ना, कि भाई किस चीज पर कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको अलोकेट करता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम इम्पैक्ट और इफेक्ट देखते हैं कि ज्यादा कॉस्ट, कम कॉस्ट, क्या चीजें चल रही हैं। ये शॉर्ट टर्म में, एक दिन का, एक हफ्ते का, ये आपका शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हमें कॉस्टिंग का डेटा मिलता है, यहाँ पर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डेटा मिलेगा और हमारे कॉस्टिंग का भी, लेकिन दोनों ही डिसीजन हम लेंगे उसके लिए चाहिए। अब हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, यहाँ पर ये तो यूज होते ही हैं। साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थी जैसे ट्रेंड वाली, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वो भी यूज होती हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये हिस्सा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, कैपिटल बजटिंग सब लेकर चलेगा। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ओरिएंटेड होता है कि भाई पास्ट में क्या डेटा यूज हुआ। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है कि हमें फ्यूचर में क्या गोल्स अचीव करने हैं। अब अगर हम बात करें कॉस्ट, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कि इनका रिलेशन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दे रहा है, ट्रू पिक्चर दे रहा है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के टर्म्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि हमें छोटा छोटा डेटा हमारा नहीं मिल रहा,
वो कॉस्ट अकाउंटिंग दे देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों को यूज कर कर हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं इन दोनों के ऊपर, जो डेटा हमें यहाँ से मिला, और डिसीजंस लेते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट तीनों ही अकाउंटिंग को यूज करते हैं, ताकि हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से डिप्लॉय भी करें और अक्वायर भी कर पाए। साथ में हमें यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ठीक है, उसमें हमें सपोर्ट मिल जाता है कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट और फंडिंग डिसीजंस, कि कितनी फंडिंग चाहिए, कैसे कंट्रोलिंग करनी है, यहाँ पर किस तरीके से चीजें जा रही हैं, कितना कंट्रोल करना है, सब चीजें हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स समझ पाते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे बुक की एक्सरसाइज। तो चेक योर प्रोग्रेस में पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटेंसी आपकी इवॉल्व हुई है मेनली बिकॉज, क्यों हुई है इवॉल्व, बताओ। पहला बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी बना दिया। दूसरा बोल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफ ही नहीं थी कि भाई जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं उसे हम देख पाए। तो हमने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तब से कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गई थी, उससे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इनफ थी। तो यहाँ पर बी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। अब ये इंफॉर्मेशन यूज कौन करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर्स यूज करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या यूज करेंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बैंकर्स क्या यूज करेंगे, यूजुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉस्ट यूनिट। पहला बोल रहे हैं किलोमीटर, हमने देखा था। फिर दूसरा बोल रहे हैं किलोलीटर, हाँ। किलोग्राम, यस, तो ये सभी हो जाएंगी। ओके अब किलोलीटर्स में हमने यहाँ पर हो सकता है कि पेट्रोल डीजल कुछ बनाया। किलोग्राम्स में जैसे हमने यहाँ पर शुगर्स का देखा था कि पर टन या फिर पर केजी आपका आ जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक टूल है जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसमें यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सीधे सीधे नंबर्स की बात होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखा था, इसको कौन लेकर आया था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लेकर आया था। तो बोल रहे हैं ये यहाँ पर इशू किसने किए हैं, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जिन्होंने इसको इशू किया था। ओके तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने अपना JIIB का सेल्फ स्टडी मास्टर पैक स्टार्ट किया है जिसमें आपको PDF कोर्सेज मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ AFM, इसके अलावा PPB, RBWM एंड IFS के सारी PDF, टॉपिक वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है, पावर नोट्स मिल रहे हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस रहेगी, टॉपिक वाइज MCQs, मैकमिलन के एंड के MCQs जैसे मैं क्लास में आपको करवाती हूँ, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 10-10 आपको हर सब्जेक्ट के लिए। केस स्टडीज यहाँ पर आपको अलग से मिलेंगी, तो चारों ही सब्जेक्ट्स की मैं आपको केस स्टडीज प्लस न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 से 4 लास्ट टाइम के जो एग्जाम्स हुए हैं आपके, उनके आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, रिवीजन बूस्टर्स आपको मिल जाएंगे, स्मार्ट स्टडी प्लान्स, इंस्टेंट डाउट हेल्प है, कोई भी डाउट है आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में एग्जाम डे मास्टरी, तो मैं आपको रिवीजन शीट्स प्रोवाइड करती हूँ जिनको आप अपने प्रिपरेशन के जो लास्ट वीक एग्जाम का उसमें यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, साथ में वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने बैंकर फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।